नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है साइबर क्राइम्स। नाजरीन, जैसे कि आपको डार्विन की थ्योरी याद ही होगी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, सेम ऐसे ही अप्लाई होता है हमारी सोसाइटी पे, हमारे माशरे पे। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती है और वैसे वैसे नए नए कवानीन बनते हैं, वैसे ही अगर देखा जाए सोसाइटी में नए नए क्राइम्स आते हैं और उन क्राइम्स को डील करने के लिए ज़रूरी है कुछ कवानीन जो है वो बनाए जाए और उनको अमली जामा पहनाया जाए। नाजरीन, ऐसे ही जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। हम जानेंगे कि क्या है ये साइबर क्राइम्स और अगर ऐसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो कैसे निपटारा किया जाए इनका और कैसे डील किया जाए, और अगर किसी शख्स के साथ ये साइबर क्राइम होता है तो उसने क्या करना है, कहाँ जाना है अपनी अर्जी लेकर। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं शेख बाबर हुसैन, जो कि सब जज हैं और इस टाइम तैनात हैं सेक्रेटरी डालसा गांदरबल में, और साथ में एडिशनल चार्ज है इनको बांडीपुर का। जय साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जय साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला कि डार्विन की थ्योरी अप्लाई होती है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम्स कहीं पहले हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब इनको भी एक अमली जामा पहनाया गया है और हमारे जो नए कवानीन हैं जिनमें तरमीम की गई है, BNS है, उसमें भी इनके बारे में जिक्र किया गया है और इनसे कैसे डील करना है इन क्राइम से बताया गया है। हम तफसीलन उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जैसा आप कि क्या है ये साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स जो है ऐसे क्राइम्स हैं जो मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो किसी डिजिटल डिवाइस से की जाती है थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आल दो जैसे कंप्यूटर से कोई भी अगर हम ऐसी इलीगल एक्टिविटी करें, मोबाइल से करें, लैपटॉप से करें, तो वो साइबर क्राइम की डेफिनेशंस में आती है। जी जैसे कि चोरी अगर होती है किसी घर में, चोर बाज़ाब्ता अंदर आता है और चोरी करता है और वो चोर पकड़ा जाता है और उस चोर को सज़ा होती है। तो ये जो साइबर एरा है, ये जो हमारा ग्लोबल एरा है, इसमें कैसे एक क्राइम होता है और कैसे पता चलता है कि कैसे इस क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, तो उसमें थोड़ी सी तफसील हमारे नाजरीन के लिए कि कैसे ये सारा कुछ जो है वो होता है। जैसे साइबर क्राइम्स में जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट्स होती हैं, या आपका कोई डिजिटल डाटा है वो थेफ्ट होता है, या कोई भी आपकी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में, उस पर अगर कोई अटैक होता थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी से अगर कोई भी होगा, तो उस केस में जो है उस केस में आप जो है साइबर इसमें पुलिस स्टेशन जो हैं वहाँ जा सकते हो, अपनी कंप्लेंट्स वहाँ फाइल कर सकते हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी है साइबर पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं। आल्दो उसके अलावा जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे www.cyberportal.crime पे है, आप वहाँ पे भी अपना जो है ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एज एंड व्हेन कभी भी अगर कोई भी क्राइम हो आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, या अगर आपके साथ आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट की गई हो या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, तो उन सब केसेस में आप जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हो कंसर्न पुलिस स्टेशन, जो साइबर पुलिस स्टेशन से, या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे आप कर सकते हो। जी जैसे कि आजकल ये बहुत आम चीज़ है साइबर क्राइम्स को लेकर, क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, खासतौर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस बारे में आगाह किया जाता है, उनमें बेदारी लाई जाती है इन चीज़ों को लेकर, क्या वैसा कोई स्टेप है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो हमेशा फोर फ्रंट पे है, खासकर ऐसे जैसे जो भी बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या औरतें हैं या कोई भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, अगर वो कभी भी इस किस्म के साइबर फ्रॉड के शिकार में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमें हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं एट द विलेज लेवल पे भी होते हैं, हमारी तहसील लीगल सर्विस कमिटीज़ जो हैं एट तहसील लेवल पे हैं, और वो सब आके हमारे पास आ सकते हैं। अपना जो केस घर भी मतलब घर में भी हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स उनको भेज सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं, अपनी जो है कंप्लेंट हमें भी बता सकते हैं, या हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको उनकी जो भी रिड्रेस, उनके जो भी ग्रीवियंस होगा उसको कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म के हिसाब से वो रिड्रेसल करेंगे, या हम उनको फैसिलिटेट करेंगे कि आप कैसे कंप्लेंट फाइल करो बिफोर कंसर्न पुलिस स्टेशन, या
अगर इन केस वो सीनियर सिटीजन्स या बच्चे या औरतें जो वीकर सेक्शन है, अगर उनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, तो उस केस में वो टोल फ्री नंबर जो है 1930 पे भी बता सकते हैं, जिसमें वो अकाउंट जो है मतलब एब्रप्टली फ्रीज हो सकता है और उनका जो भी पैसा अगर गया हुआ होगा, इन केस अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ होगा, तो वो फ्रीज हो जाएगा और उसमें जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है अपना काम करेंगी और उस इन्वेस्टिगेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगी। उसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन्स अभी घर में है, वो बाहर नहीं आ सकता अपनी एज की वजह से, और या वो इतना वीक हो सकता है, तो नालसा का टोल फ्री नंबर है 1510, वो उस पर भी अपनी जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। देयर आफ्टर उनकी कंप्लेंट हमें फॉरवर्ड होगी तो हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे और उनके घर तक पहुंचेंगे और उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, काउंसल करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे कि वो कैसे अपनी जो उनकी कंप्लेंट है उसमें जो है या उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको कैसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए। जी, जैसे कि आपने कहा कि साइबर क्राइम्स होते हैं और ये क्राइम्स जो है ये पकड़े भी जाते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है, और फिर ये सारी चीज़ें जो है ये मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पकड़े भी जाते हैं जो भी ये करे। तो कैसे उनके साथ डील किया जाता है, कैसे पनिशमेंट उनकी होती है? जो हमारे कानून में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अगर आप कोई भी किसी भी अगर हैकिंग का कोई भी अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करोगे तो उसमें भी पनिशमेंट्स हैं कानून में, हर एक में। जैसे आईटी एक्ट में भी पनिशमेंट्स हैं, उसके बाद हमारा बीएनएस है, उसमें भी उसके रिगार्डिंग प्रॉपर पनिशमेंट्स हैं। उसमें सब इनिशियली जो है एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो हमारे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे जो डाटा लेते हैं कि आपकी मतलब बेसिक डाटा कहाँ से, वेदर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई या आपके अकाउंट से पैसा लिया गया या आपने ओटीपी शेयर किया या अदर भी किसी भी टाइप का साइबर फ्रॉड अगर उनके साथ हुआ होगा, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाएंगे। कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है एफआईआर रजिस्टर करेगा। देयर आफ्टर वो जो इन्वेस्टिगेट करेगा और जो भी साइबर एक्सपर्ट्स होंगे वो उसमें जो है लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे और देयर आफ्टर जो भी रिकवरी का प्रोसीजर होता है वो भी कर सकते हैं। अगर इन केस किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे पैसों का फ्रॉड हुआ, उसके अकाउंट से अगर पैसे मतलब किसी भी फ्रॉडस्टर ने ले लिए, तो उस केस में ऐसा होता है कि वो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद उसको प्रॉपर एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है। अगर उसके अकाउंट से जो पैसा लिया गया अगर वो फ्रीज हो गया अकाउंट, तो देयर आफ्टर कोर्ट में आएगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा और प्रॉपर एप्लीकेशन जो कोर्ट होगा वो उसमें रिपोर्ट कॉल करने के बाद देयर आफ्टर जो है उसके पैसे को उसके नाम पे वागुजार करेगा आफ्टर जो भी कानून के लवाजमात को देखते हुए। जी जी, यानी जैसा आपका कहना है कि अगर किसी शख्स के अकाउंट से पैसा चोरी होता है और वो पैसा जो है उस पर बाज़ाब्ता एक नज़र रहती है हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, साइबर पुलिस स्टेशंस, और वो पैसा जो है वो रिकवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा चला गया, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो एक शख्स ने पहले ही करनी है। हाँ, जैसे उस जो कंप्लेन या एग्रीव्ड बंदा होगा, विक्टिम होगा या कंप्लेनेंट होगा, उसने प्रॉपर असिस्ट करना है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, मतलब एविडेंसेस देने में। आइदर उसने अगर कहीं ओटीपी शेयर किया या अगर उसके अकाउंट से कोई उसको मतलब एक मैसेज ऐसा आया, इनवैलिड मैसेज आया, अनवेरीफाइड मैसेज आया, उसने उसको क्लिक किया जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी मतलब वो थेफ्ट हो गई या उसके अकाउंट से पैसा निकल गया या उसने आधार बेस्ड से कोई उसका पैसा निकल गया, तो उसको प्रॉपरली जो है असिस्ट करना है, प्रॉपरली टाइम पे जो है वहां जाना है, पुलिस स्टेशन के पास जाना है और हर एक चीज अपनी जो एविडेंस होगा वो वहां पे सबमिट करना है। देयर आफ्टर जो साइबर एक्सपर्ट्स होंगे वो उन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपरली, देयर आफ्टर वो रिकवरी हो सकती है उसमें। जी, जैसा इसमें कोई टाइम फ्रेम है कि ये पैसा कितने टाइम में वापस मिल सकता है, कि बाज़ाब्ता जैसे हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं वैसे ही ये चलेंगी, कि इनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है? नहीं, जो भी साइबर फ्रॉड्स हैं इनको मतलब ऑन प्रायोरिटी देखा जाता है। जो भी ऐसे जैसे केसेस होते हैं वो मतलब ये डिजिटल इंटरवेंशन की वजह से या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से ऐसा नहीं है कि लोकेट नहीं हो सकते, ये प्रॉपरली लोकेट हो सकते हैं, प्रॉपरली पैसा जो है मतलब वहां पे फ्रीज हो किया जा सकता है, लेकिन टाइमली जो है उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अगर टाइमली उसकी रिपोर्टिंग हो गई तो जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो पुलिस एजेंसीज हैं, जो इस फील्ड में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो वहाँ पे ऑन प्रायोरिटी जो है इन चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेट करती हैं। जी, जैसा हम बात करते हैं बीएनएस के तहत साइबर क्राइम्स को, कि कैसे बीएनएस में इन क्राइम्स को बताया गया है और इसमें तफसीलन बताया गया है कि किस तरह कौन सा सेक्शन किस चीज़ के साथ डील करेगा।
जैसे मतलब हमारा जो पुराने कानून थे, जैसे आईपीसी, उसको रिपील किया गया। उसके बाद हमारे पास भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आया। बीएनएस में बहुत सी प्रोविजंस हैं, खासकर साइबर क्राइम्स के रिलेटेड हैं। उसमें अगर आपके साथ कोई किसी किस्म की डिजिटल डिजिटल मतलब जो आपके पास डेटा है, अगर उसकी थेफ्ट होती है तो जी। उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, और उसमें उसमें पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की गई है और फाइन भी प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको कहीं किसी भी किस्म की चीटिंग होती है आपके साथ अगर खासकर मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या दूसरे किसी आपकी ईमेल से अगर आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म की ये होती है, चीटिंग होती है, तो वो भी रिपोर्टिंग हो सकती। उसके बाद 111 जो बीएनएसएस है, अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है आपके साथ, साइबर क्राइम होता है आपके साथ, तो उसमें भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की गई हैं, खासकर ऐसी जैसी एक्ट्स के जो साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। जी। जैसा डिजिटल फ्रॉड्स जिस पे हम बात कर रहे हैं, किस किस्म के डिजिटल फ्रॉड्स और हो सकते हैं? आजकल जो सबसे इमर्जिंग जो है ना साइबर फ्रॉड्स में, वो खासकर डिजिटल फ्रॉड्स है। इसमें कभी जो है मतलब फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं आपकी डिजिटल फ्रॉड्स में। अगर आपकी कोई मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को हैक किया जा सकता है, या अगर आप कोई भी मतलब आपके पास कोई ऐसी मतलब गवर्नमेंट आईडी है, तो उसको भी मतलब क्या कहते हैं हैक किया जा सकता है, जी। जिसकी वजह से उसको आपकी आइडेंटिटी को आपकी पूरा डेटा जो होगा उस डेटा को चुराया जा हाँ चुराया सकता जा है सकता है, हैक किसी भी किया जा ऑफिस सकता है। का। हाँ। जी। जैसा ये जो साइबर क्राइम है, ये एक नई, अगर देखा जाए एक नई चीज़ जो है जो हमारे माशरे में आई है, इससे रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं जो कि पहले हुआ नहीं करते थे। अब अगर हम लोग देखें कि कुछ काफ़ी सारे हमारे जो वकुला हजरात हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलएलबी कर लिया है, अभी तो जो नए कर रहे होंगे उनको तो बाज़ाब्ता इसमें एक चैप्टर होगा, बाज़ाब्ता वो पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने किया है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो इन साइबर क्राइम्स से डील कर रहे हैं, क्या डालसा की तरफ से कोई स्टेप है कि उनमें एक बेदारी लाएं? बेशक एक जो हमारे वकुला हजरात हैं वो हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है, कुछ वर्कशॉप्स या कुछ कि जिसमें बाज़ाब्ता बताया जाए कि क्या है ये साइबर क्राइम्स और कैसे डील करना है इनसे? हाँ, जो डलसा का बेसिक जो काम रहता है कि हम हमेशा जो है अवेयर करते हैं लोगों को, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या कोई भी मटेरियल हमारे पास आता है हम वो मटेरियल जो डिसेमिनेट करते हैं, आइदर जो है पैनल लायर्स जो हमारे ऑन पैनल्स होते हैं या हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, हम उनके लिए एक प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करते हैं, जिसमें हम जो एक्सपर्ट्स इस फील्ड के होते हैं उनको बुलाते हैं, जी। या कोई रिटायर्ड जजेस होते हैं या कोई सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो इस किसी भी प्रॉपर फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अगर साइबर क्राइम के रिगार्डिंग अगर हम अवेयरनेस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, अपने एरिया में अगर हम करते हैं, तो उसमें हम हर कोशिश करते हैं कि जो भी उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करे या सेमिनार करे या अवेयरनेस प्रोग्राम करे, हम उसमें किसी एक्सपर्ट को लाएंगे जो एक्सपर्ट उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, और वो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, अवेयर करेगा, जिससे वो अपने इस जो मतलब आजकल सोसाइटी में जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं या साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में ये अवेयर हो सके। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि साइबर क्राइम्स से रिलेटेड कोई पुलिस स्टेशन बना है या कुछ। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं जिनके साथ क्राइम्स होते हैं वो जब साइबर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जैसे कि इसमें सिर्फ ये नहीं आएगा कि डिजिटल फ्रॉड्स हुए हैं, इसमें बाकी चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि कोई ऐसा कंटेंट किसी को लेकर सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए, ऑब्सीन कंटेंट हो गए, ऑब्सीन हो गया या कोई डिफमेशन हो गई, तो क्या उसमें भी एक दायरा जो है ये वसी है कि ज़रूरी नहीं है कि साइबर पुलिस स्टेशंस ऐसी चीज़ें डील करें? जैसे कि मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम भी अगर कभी अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि ये एप्लीकेशन लेकर आप आगे जाएं, तो क्या वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि उसमें जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम आती है, या हमारे जो साइबर पुलिस स्टेशंस के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स वहाँ होते हैं, कि वो कहते हैं नहीं जी ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ नहीं आ सकती हैं? क्या वैसी सूरत में हम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट दायर करने में?
बिल्कुल कर सकते हैं कि खासकर जो भी साइबर फ्रॉड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी एरिया, जी लोकलाइज्ड एरिया में हो सकता है। जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो आपने हैक अगर करना है तो आप मतलब दिल्ली में कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, ये लोकलाइज्ड नहीं है। ये मतलब आप इसमें यह है कि अगर एज एंड व्हेन कहीं भी रिपोर्ट किया जाए किसी भी साइबर पुलिस स्टेशन को, तो उन्होंने एफआईआर तो रजिस्टर करना ही करना है। जी अगर इन केस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में अगर कोई नहीं होती, तो कोर्ट की इंटरवेंशन तो जरूरी है। जी वहां तो देयर क्लियर कट लॉ है कि अगर वहां पे वो नहीं, अगर उसकी एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है या उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है डिस्पाइट कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां कोर्ट तो डायरेक्शंस दे सकता है जी। उसमें। जैसे अब आज हम देखते हैं कि जैसे हमारा सोशल अकाउंट्स जो भी चल रहे होंगे, बाज़ाब्ता उस पे एक नज़र होती है। तो अक्सर इंसान जो है, कभी अगर देखा जाए हमारे कुछ नौजवान तबका जो है हमारा, जिनको अक्सर पता नहीं होता है कि क्या हम कोई भी कंटेंट ऐसा डालेंगे आगे उससे क्या होगा। क्या एक मैसेज आप देना चाहें उन लोगों के लिए कि कोई भी किसी का भी जो मजाक बनाया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, क्या वो सारी चीज़ें जो है उन पे नज़र है और वो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है? हर एक चीज़ को मैं लॉ है वहाँ पे जो हर एक चीज़ को मॉनिटर करता है। आप किसी भी को साइबर बुलिंग नहीं कर सकते हैं। जी किसी के खिलाफ जो है साइबर ग्रूमिंग का एक कंसेप्ट है, साइबर बुलिंग का है, साइबर स्टॉकिंग का है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी कंटेंट जी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चढ़ा सकते हो। आपको सेंसिबल तरीके से जो भी, अगर आप अपना फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो या अदर कोई भी सोशल साइट चलाते हो, तो उसमें आपने प्रॉपरली वेरीफाई करके जो है अपना कंटेंट जो है अपलोड करना। ऐसा नहीं कि आप किसी के खिलाफ अगर कुछ ऐसा लिखोगे तो आप पकड़े नहीं जाओगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून वहाँ पे है, और इंटरवेंशन जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होगा, कानून का होगा, तो आपको टास्क पे लिया जाएगा। जी। जैसे अब ऐसे ही नए लॉज जब आते हैं और इनका जब इनको अमली जामा पहनाया जाता है, क्या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या रहता है डालसा का रोल? जो हमारा नौजवान तबका है, जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे हमारा जो डालसा है वो कंडक्ट करती हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उन लोगों को ट्रेन करने में या उन लोगों में बेदारी लाने के लिए? मैं सेक्रेटरी डलसा गांधरबल जो है पिछले 8-9 महीने से काम कर रहा हूं, तो मैंने अपने टेन्योर में मैक्सिमम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए। जैसे हमारे ये न्यू लॉज आए, जो जैसे बीएनएस आया, बीएनएसएस आया या बीएस आया, उसके बाद हमने जो है हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट जो है हमने अवेयरनेस प्रोग्राम लाए। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमने ज़्यादातर आम पब्लिक को पार्टिसिपेट किया, आम पब्लिक को अवेयर किया इन लॉज की बेनिफिट्स के बारे में, कि ये जो लॉज हैं ये विक्टिम सेंट्रिक लॉज हैं। इसमें जो है प्रॉपर, अगर कोई भी विक्टिम खासकर डलसा के पास आएगा तो हम उसको प्रॉपरली फैसिलिटेट करेंगे, हम प्रॉपरली उसको काउंसल करेंगे, उसके बाद उसको हम अवेयर करेंगे कि अगर उसके जो भी मतलब उसके साथ ज़्यादती हुई, उसको लीगल रिकोर्स रहने के लिए हम उसको अवेयर करेंगे। और उसको ऐसा तक नहीं कि हम उसको एडवोकेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस जब एडवोकेट प्रोवाइड करने के बाद हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे कि उसके केस को हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो सब एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और हमारे कई सारे जो नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके जहन में भी आ रहा होगा, जैसे कि हमारे नए लॉज जो आए हैं, जो तरमीम हमारे लॉज में हुई है बीएनएस में, हमारे पुलिस स्टेशंस में अभी भी कुछ चीज़ें वैसे ही डील की जाती हैं जैसे कि पहले की जाती थी। क्या एक ज़रूरी नहीं है कि हमारे जितनी भी ये पुलिस एजेंसीज़ हैं, इनके साथ हमारा जो जुडिशरी है, जैसे डालसा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो डालसा के ऑफिसेस है, क्या ज़रूरी नहीं है कि इनको ट्रेन किया जाए जो पुलिस स्टेशंस में डील करते हैं? जैसे कि पहले जो हमारी एप्लीकेशंस होती थी या जिनको सिविल और क्रिमिनल में डिस्टिंग्विश नहीं आता है करना, क्या ज़रूरी नहीं है इनको बाज़ाब्ता प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए? क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ख़ासतौर हमारी फीमेल्स जो कि बीएनएस में जिनको एक वल्नरेबल क्लास बोला गया है, वल्नरेबल सेक्शन बोला गया, वो आज भी सफरर है। तो जैसा ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि इन पुलिस एजेंसीज को ट्रेन किया जाए इन लॉज को लेकर? ये नहीं कि उनकी जो अपनी वर्कशॉप्स रहती हैं या उनको कैसे अपना डिपार्टमेंट करता है, क्या ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी की एक तालमेल हो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी की खासतौर?
मैंने आपसे जैसे शेयर किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गांधरबल का सेक्रेटरी हूं और हमने बहुत से प्रोग्राम इन न्यू क्रिमिनल लॉज में किए। हमने ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स जो है इन कोलैबोरेशन विद पुलिस एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किए हैं। जी। और हमने ये इसमें इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो भी ये इन लॉज का जो बेनिफिट है वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचे। और हमने यहाँ इंश्योर किया है कि ज़्यादातर वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट्स हों, आम लोग पार्टिसिपेंट्स हों, जिन तक इन लॉज को उन लोगों को अवेयर किया जाए इनके जो लॉज के जो हैं, जो भी चेंजेस इस लॉज में हैं या इन लॉज की जो भी बेनिफिट्स हैं उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक अभी भी अवेयरनेस की मतलब बात की ज़रूरत है और उन तक ये चीज़ें पहुंचे। हाँ, इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों पे अवेयरनेस की जाए नए लॉज के बारे में, और एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए खासकर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारा डलसा का ऑफिस है। ऑल्दो हम इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं एज एंड व्हेन अगर हमें कभी भी रिपोर्ट होता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई वुमेन को लाया गया है तो एट वंस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो है लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स हैं या पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ जाते हैं, उनको प्री अरेस्ट स्टेज पे भी उनको जो है लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है अवेयर करते हैं उनके राइट्स के बारे में कि वो लीगली कैसे अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें। जैसा ये तो हुई बात उनकी जो आज़ाद हैं, जो बाहर हैं घरों से, मतलब जो अपने जेलों से बाहर हैं और जिनको बाज़ाब्ता अपडेट किया जाता है। हमारा वो तबका भी है जो कि जेलों में बंद है, जैसे हमारे कई सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं वो अभी भी जेलों में बंद हैं। हमारे जुवेनाइल होम्स में हमारे बच्चे जो हैं, जुवेनाइल्स जो हैं जो कि वहाँ हैं, क्या काफ़ी टाइम से, मान ले साल 2 साल 3 साल से, तो जैसा उनको कैसे इन नए कवानीन के बारे में बताया जाता, क्योंकि उनका भी हक है, उनको भी जानने का हक है। क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर जगह जो भी सब जेल्स हैं, बाकी जुवेनाइल होम्स हैं, क्या वहाँ पर भी इन नए लॉज को लेकर और साइबर क्राइम्स या ऐसे ही काफ़ी सारी जो इमर्जिंग क्राइम्स हैं और उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको बताया जाता है, उनको अपडेट किया जाता है, या उनको भी उन चीज़ों में ट्रेन किया जाता है जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हमारे भी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही काम कर रही हैं कि जो भी अंडर ट्रायल्स हैं जो बाहर अभी नहीं है या जेल्स में, हम हर एक जेल में विजिट करते हैं। बीइंग सेक्रेटरी मैं हर मंथली इंश्योर करता हूं कि मैं अपने जेल में, आल्दो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक सब्सिडरी जेल है तो हम वहाँ भी जाते हैं, हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल टीम है वो भी वहाँ विजिट करती है और हम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं इन कोऑर्डिनेशन, इन कोलैबोरेशन विद द जेल अथॉरिटीज़ विद रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ द प्रिजनर, के प्रिजनर उनके क्या राइट्स हैं, उनको अवेयर करते हैं नए नए कानून के बारे में। और जो खासकर जो प्रिजनर्स हैं जो बिहाइंड द बार्स हैं या कोई वो किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही अंदर हैं तो उनको हम अवेयर करते हैं। अगर वो कहीं पे भी अनरिप्रेजेंटेड होंगी तो डलसा ऑन फोर फ्रंट पे उनको सबसे पहले जो है एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगा, एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट प्रोवाइड करेगा जो उनके बिहाफ पे उनके केस को कंटेस्ट करेगा बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट में और उनको अवेयर भी करेगा उनके राइट्स के बारे में। जी, जैसा ये सारी बातें हो गई कि हम कैसे, हमारा डलसा जो है वो कैसे लोगों को नए नए कवानीन के बारे में बताते हैं, अपडेट करते हैं। आपको एडिशनल चार्ज है बांडीपुर का, और ऐसे ही कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में फार फ्लंग एरियाज़ भी जिन्हें कुछ चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है, जिन्हें आप साइबर क्राइम्स और डिजिटल फ्रॉड्स बड़ी मुश्किल ही से बता सकते हैं। उस तबके के साथ कैसे डील किया जाता है और उस ट्राइब के साथ कैसे डील किया जाता है और क्या क्या आपके इनिशिएटिव्स होते हैं उन तक पहुँचने के लिए? खासकर ऐसे जैसे लोग या ऐसा जैसा बैकवर्ड तबका होगा तो उसमें हमें वह हमारा जो पैनल रहता है, हमारे पैनल में पैनल लॉयर्स रहते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स रहते हैं और लीगल एड डिफेंस काउंसिल रहते हैं जो कि विद एज ए यूनिट काम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम जाके मोस्ट बैकवर्ड और फार फ्लंग एरिया में उन लोगों को जैसे आपने कहा कि बहुत बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं और जिनको डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में पता नहीं है, किसी को कॉल आ गई और उसकी अकाउंट से, जैसे कि सिंपल आजकल देखा जाता है कि आजकल मॉडिफाइड फोन्स हैं, कितनी सारे एस सीरीज, एन सीरीज, लेकिन कुछ लोग अभी भी वो कीपैड वाला यूज कर रहे हैं और उस पे भी फ्रॉड्स हो सकते हैं।
उन पे भी फ्रॉड्स हो सकते हैं? उन लोगों को हम उन्हीं के, जैसे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं या हमारे पैनल लॉयर्स हैं या लीगल एड डिफेंस को, उनको हम उन्हीं की लैंग्वेज में उनको समझाते हैं कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसी कॉल आती है उसमें आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करिए, आप अपना आधार कार्ड शेयर ना कीजिए, आप अपना ओटीपी शेयर ना ओटीपी कीजिए, या पैन, या इसका अपना एटीएम कार्ड के डिजिट्स। डिटेल्स, हाँ डिटेल्स ना शेयर करिए। और ये इंश्योर कीजिए कि अगर आपको कोई भी ऐसी कॉल आती है तो वो कॉल ज़्यादातर अननोन नंबर से नहीं उठाइए, जिससे कल को आपको नुकसान हो सकता है। जी, जैसा अब आजकल एक आम सा क्राइम है जो हमारे साइबर वर्ल्ड में ही चल रहा है, साइबर ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहा है कि व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, मतलब हमारे कुछ लोग जो हैं, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो, या हमारे जो अडोलसेंस में जो बच्चे हैं वो इसके शिकार बनते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जो बहुत सेंसिटिवली इंसान ने डील करनी है, और ख़ासतौर आप एज जुडिशल ऑफिसर आपके पास भी कई सारी चीज़ें आती होंगी। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जिनके साथ, ऐसा नहीं है कि ये क्राइम्स होते नहीं हैं, ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आगे रिपोर्ट करने में कतराते हैं, आगे आते नहीं हैं। क्या वैसा रहता है हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है, क्या वो बीचों बीच लोगों में रहते हैं? क्या उनको उस चीज़ के लिए बताया जाता है या उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है? हम इंश्योर करते हैं, खासकर बीइंग यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक यूनिट, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई रिपोर्टिंग हमारे पास आए कि कोई भी मतलब सीनियर सिटीजन या कोई बच्चा या कोई औरत, कोई फीमेल किसी के साथ फीमेल ऐसा अगर क्राइम किसी हो, ने कोई ऐसा जो है कंटेंट अगर उसको व्हाट्सएप पे आया, तो इंश्योर करते हैं कि आप वैसे जैसे अनवेरिफाइड कंटेंट को क्लिक ना करें। अगर इनकेस उसका गलती से कहीं हो गया तो एट वंस वो रिपोर्ट करें पुलिस स्टेशन को। अगर वो पुलिस स्टेशन को कभी मतलब ऑड आवर्स में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, को 1098 एक टोल फ्री नंबर है वो साइबर क्राइम का, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। या वो जो है हमारी नालसा की हेल्पलाइन है 15100 पे भी अपनी रिपोर्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं, दायर करा सकते हैं, जिसके बाद जो है उसमें जो है प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है एक्शन लेगी, जो है अकॉर्डिंगली इलेक्शन। जैसा अब आपका एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो हमारे प्रोग्राम के हवाले से। मेरा जो मैसेज ज़्यादातर आजकल की इस प्रोग्राम के हवाले से यही रहेगा कि आप कोई भी अनवेरिफाइड कंटेंट को क्लिक ना करिए। कभी भी अगर आप अपने फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, अपना ओटीपी शेयर नहीं करिए उनके साथ, किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताइए, और अपने जो ओटीपीज़ हैं या पासवर्ड जो अपने हैं उसको जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए। और अवेयर कीजिए अपने से जो आपके पड़ोसी हैं, आपके घर के अपने बंदे हैं या दूसरे लोग हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर कीजिए। अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। जैसा अब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि जय साहब ने बताया कि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों में कर सकते हैं और कई सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि अगर आपको ये चीज़, जो आपने ये प्रोग्राम देखा, ऐसे ही आप अपने हमसाए में, अपने रिश्तेदारों से, और वो तबका जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स जो है, जो अपने घरों में हैं, कुछ लोगों के बच्चे यहाँ नहीं हैं, वो बाहर हैं, अब्रॉड में हैं, और उनको नहीं इस बारे में पता, तो हम चाहेंगे कि आप भी खिदमत खलक करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये क्राइम जो है ये किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल हम जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस ग्लोबल वर्ल्ड में साइबर क्राइम्स जो है वो एक आम सी बात है। जिस तरह के हम देखते हैं चोरी होती है, घरों में चोर घुस आता है, तो सेम इसी तरह ये जो है ये भी एक ग्लोबल जो हमारा दायरा है उसमें भी साइबर क्राइम्स की सूरत में चोर जो है वो घुस आ सकता है। नाजरीन, ऐसे ही नए कुछ और मौज़ूआत के साथ आपके साथ फिर आएंगे, फिर से आपके साथ इसमें बात करेंगे, और ऐसे ही नए लॉज से रिलेटेड आपको बेदार करते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो।